मैं आपकी बड़ी बहू हूँ तो क्या? इस अजीब से घर में सुनैना का दम घुटने लगा था। उफ, ये कभी हंसती नहीं है क्या? जब से सुनैना ब्याह कर आई थी उसने सुनीता का मुंह चढ़ा हुआ ही देखा था। शुरू के कुछ दिन तो बहुत मीठा बोलती थी, बाद में हमेशा तीखे शब्द ही बोलने लगी और कई बार तो व्यंग बाण भी छोड़ती थी। उसकी बातों में अक्सर यह संकेत होता था कि छोटी बहू के आने के बाद सासू माँ बड़ी बहू से प्यार नहीं करती। आज भी जब मनोरमा जी ने छोटी बहू सुनैना को आवाज़ दी तो सुनीता ने व्यंग कसा। हाँ भाई, अब तो हर काम के लिए छोटी बहू सुनैना को ही बुलाया जाएगा। छोटी बहू लाडली है, अब हमें कौन पूछेगा। अब सासू माँ को बड़ी बहू अच्छी नहीं लगती। सुनैना आज सुबह से ही काम में लगी हुई थी और काम था कि ख़त्म होने ही नहीं आ रहा था। यह काम ख़त्म करती कि दूसरा काम सामने आ जाता था। उसकी जिठानी सुनीता तो उसका कभी हाथ नहीं बटाती थी। हाँ, उसे ताने जरूर कसती रहती थी। अभी भी सुनैना एक पर एक काम करके परेशान हो रही थी कि तभी उसकी सास ने आवाज़ लगाई, बहू थोड़ा मेरे पास आकर बैठ जाओ, मेरे घुटने में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ी मालिश कर दो। तभी सुनीता ने भी आदेश दिया, सुनैना रसोई का काम छोड़कर एक कटोरी में तेल लेकर आओ, अपनी सासू माँ मनोरमा जी के पैर दबाओ। मनोरमा जी के कितना कहने पर सुनैना दौड़कर सास के पास गई और तभी उसने देखा सामने में उसकी जेठानी भी वहीं थी। उसे देखकर हंस रही थी और आंखों ही आंखों में कुछ ऐसा इशारा कर रही थी कि अभी उनको तेल मत लगाओ और जाकर तुम अपना काम देखो। लेकिन सुनैना उनकी आंखों के इशारे को अनदेखा करते हुए अपनी सास के पैर में तेल लगा दिया तो सास उसको बोली, जुग जुग जियो बेटा, बहुत आराम लग रहा है। सच, जब से तुम आई हो ना, मेरे घुटनों को बड़ा आराम मिलने लगा है। एक साथ इतना सारा काम समेट लेती हो कि मन खुश हो जाता है मेरा। मुझे तुम पर बहुत विश्वास है और मेरा बहुत सारा आशीर्वाद है। बस तुम खुश रहो और थोड़ा सा सुस्ता लो, तब से काम में लगी हो। सुनैना ने कहा, बस माँ जी, थोड़ा सा काम बचा है, मैं करके फिर आराम करने चली जाऊंगी। सुनैना पर जब मनोरमा जी प्यार लुटा रही थी तो यह सुनकर सुनीता ने बुरा सा मुंह बनाया और जलन के मारे उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। वह मन ही मन में बड़बड़ा उठी, अभी छोटी बहू पर लात टपकाया जा रहा है और जब मैं आई थी तो मुझसे कितना काम कराया जाता था। एक ही घर में दो बहुओं के पीछे कितना पक्षपात होता है। उसकी बातों का कुछ अंश तो जरूर मनोरमा जी के कानों तक पड़ा था, क्योंकि उस दिन रात में खाना खाने के समय में मनोरमा जी ने ऐसी बात कह दी जिससे साफ लग रहा था कि उन्होंने सुनीता की बात सुन ली थी। हुआ यह था कि खाना खाते हुए उनके दोनों बेटे, पति और सब जमा थे। तो बड़ा बेटा समर कहता है, मैं तब से देख रहा हूँ तुम सिर्फ छोटी बहू पर लाल लगा रही हो, बड़ी बहू को तो भूल ही गई हो तुम। खुद जब भी तुमको दोनों को बराबर प्यार करना चाहिए। मनोरमा जी को अपनी बड़ी बहू बहुत ही ईर्ष्यालु लग रही थी, इसलिए उन्होंने बात को टालने की गरज से कहा, बेटा तुम सब लोग खाना खाने आते हो तो छोटी बहू को भी बिठा लिया करो, नहीं तो वो पीछे अकेली रह जाती है, बाद में उसे ठंडा खाना खाना पड़ता है। मनोरमा जी की बात सही थी, क्योंकि खाना खाते हुए चौका समेटते हुए काफ़ी देर हो जाती थी। इसीलिए मनोरमा जी ने सुनैना को फिर से आवाज़ लगाई, छोटी बहू आ जाओ तुम भी, हम लोग के साथ मिलकर खाना खा लो, नहीं तो फिर बाद में तुम अकेली रह जाओगी। अब दोबारा जब सुनैना का नाम बुलाया गया तो सुनीता का स्वरांग गुस्से में जल जल कर रहने लगा। ऐसे ही वो सुनैना से इतना जलती थी और उधर उसकी सास हर बात पर सुनैना का ही गुण गाने लगती थी।
तो उसका गुस्सा होना स्वाभाविक था। आखिर सुनीता ने कह दिया, जब मैं घर में बहू बनकर आई थी तब तो बहुत सारे रूल थे और कितने सारे कायदे कानून थे, तब इतना काम नहीं कराया जाता था। और आज देखो सुनैना कितना फ्री होकर घूमती है। माँ जी भी पक्षपात करती हैं, एक बहू को ज़्यादा प्यार करती है और दूसरी को कम प्यार करती है। अपनी बड़ी बहू सुनीता के मुंह से यह सुनकर मनोरमा जी को बहुत दुख हुआ। फिर उन्होंने सोचा कि इन दोनों बहू को बताना ज़रूरी है कि मेरी ज़िंदगी हमेशा से इतनी सुंदर नहीं है। फिर उन्होंने दोनों बहू और बेटे को बिठाकर कहा, बड़ी बहू को यह शिकायत है कि मैं छोटी बहू से ज़्यादा काम नहीं कराती और उसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, पर ऐसा नहीं है। बड़ी बहू को सब सिखा चुकी हूँ, वो बड़ी है और समझदार है। छोटी को धीरे धीरे प्यार से समझाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, तभी तो वो इस घर को अपना पाएगी। मेरी ज़िंदगी भी कभी इतनी सुंदर नहीं थी, मुझे भी बहुत मेहनत करनी पड़ी है, तब जाकर मुझे यह ज़िंदगी मिली है। और रही काम की बात, तो अब मैं बहुत थक जाती हूँ, अब मुझसे ज़्यादा काम नहीं होता। जब सुनीता आई थी तब मैं जवान थी और बहुत सारा काम खुद कर लिया करती थी, इसलिए मैं सुनीता को भी घर का काम सिखाते सिखाते उसके साथ व्यस्त रहने लगी। अब मैं बहुत बीमार रहती हूँ, इसलिए मुझे लगता है क्या पता पका हुआ फल हूँ, कब टपक जाऊँ, इसका पता नहीं। मैं यही चाहती हूँ कि छोटी बहू सुनीता के साथ रहकर खाना बनाना और घर संभालना अच्छी तरह से सीख जाए। उसकी सास सुनीता के लिए इतनी अच्छी भावना रखती है और उसे घर की बड़ी बहू का सम्मान देते हुए जिम्मेदार समझती है। यह जानकर सुनीता को बहुत अच्छा लगा और साथ ही उसे अपनी गलती का एहसास भी हुआ। इसलिए गदगद स्वर में वो आगे बढ़कर बोली, माँ जी अब आप आराम कीजिए, मैं हूँ ना, मैं घर भी संभाल लूँगी और धीरे धीरे छोटी को भी सब कुछ सिखा दूँगी। आप सिर्फ अपना ध्यान रखिए, आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो पूरा घर मुस्कुराएगा। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है बड़ी बहू, तुम ही तो मेरे बाद इस घर को संभालोगी और छोटी को भी सिखाकर अपने साथ रखोगी। तुम दोनों देवरानी जेठानी की तरह नहीं बल्कि बहन की तरह रहोगी, यह मेरी ख्वाहिश है। इस बात पर दोनों बहुएं और दोनों बेटे भी हंस पड़े और पूरे घर में खिलखिलाहट गूंजने लगी। जिस घर में बहू हंसती मुस्कुराती है, पता तो है कि उस घर में खुशियां आकर ठहर जाती है। उस दिन के बाद सुनीता को कभी भी छोटी बहू से जलन नहीं हुई, उल्टा वो आगे बढ़कर उसे सब कुछ सिखाती और बहुत प्यार से पेश आती थी। वो मनोरमा जी की भी पहले से ज़्यादा इज्जत करने लगी थी। पूरा घर एक सूत्र में बंध गया था। मनोरमा जी की समझदारी से घर टूटे टूटे बच गया था और देवरानी जेठानी में ईर्ष्या की जगह प्यार की नदियाँ बहने लगी। ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।